ईरान और इज़राइल। कभी सोचा है कि कैसे दो देश जो एक ज़माने में कह सकते हैं कि गुप्त दोस्त हुआ करते थे, आज एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं। ये कहानी है पिछले 40 सालों में उनके रिश्तों में आए एक ज़बरदस्त, एक नाटकीय बदलाव की। चलिए आज इसी उलझे हुए रिश्ते की परतें खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे और क्यों। जरा इस पर एक नज़र डालिए, ये एक तस्वीर में पूरी कहानी बयां कर देती है। देखिए, एक तरफ तब की बात है जब ईरान और इज़राइल पेरीफेरी डॉक्ट्रिन के तहत एक दूसरे के स्ट्रैटेजिक पार्टनर थे, इंटेलिजेंस शेयर करते थे, मिलिट्री सपोर्ट देते थे। और अब वे कट्टर दुश्मन हैं। पूरे मिडल ईस्ट में आमने सामने की सैन्य लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब रिश्ते में पूरा का पूरा 180 डिग्री का टर्न। तो आज की हमारी इस पड़ताल में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि ये दोस्ती दुश्मनी में आखिर बदली कैसे। फिर हम उस दौर में चलेंगे जिसे वॉर इन द शैडोज या पर्दे के पीछे का युद्ध कहते हैं, जो दशकों तक चला। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ये लड़ाई सीधे टकराव तक पहुंच गई और इसने कैसे सब कुछ बदल दिया। हाँ, और ये भी कि जो सुपर पावर्स हैं वो इस शतरंज के खेल में अपनी कौन सी चालें चल रही हैं। और आखिर में इस पूरी नई सिचुएशन का, इस नई रीजनल रियलिटी का मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, सहयोगी से कट्टर दुश्मन तक का सफर। ये एक जबरदस्त उलटफेर की कहानी है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है ना कि आज की ये गहरी दुश्मनी कभी दोस्ती की बुनियाद पर खड़ी थी। तो आइए देखते हैं कि ये जो दोस्ती थी ये टूटी कैसे। तो देखिए, ये सब कुछ एक बड़ी ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी पे टिका था, जिसका नाम था पेरीफेरी डॉक्ट्रिन। इसको आप ऐसे समझिए, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। इज़राइल, जो चारों तरफ से अरब देशों से घिरा था, उसने मिडल ईस्ट के बाहरी कोनों पर जो नॉन अरब मुस्लिम देश थे, जैसे कि उस वक्त का शाही ईरान, उनके साथ हाथ मिला लिया, क्योंकि इन सब का एक कॉमन दुश्मन था, एकजुट अरब देश। और इसी कॉमन दुश्मन ने उन्हें एक साथ ला खड़ा किया था। लेकिन फिर आया साल 1979 और ईरान की क्रांति, और बस इस एक घटना ने सब कुछ सिर के बल खड़ा कर दिया। यह सिर्फ एक पॉलिटिकल चेंज नहीं था, इसने तो रिश्ते की बुनियाद ही हिला डाली। जो नई सरकार आई उसने साफ कह दिया कि वो इज़राइल को मान्यता नहीं देती, सारे रिश्ते तोड़ दिए। और एक सिंबॉलिक मूव में तेहरान में जो इज़राइली एम्बेसी थी वो फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ को दे दी गई। समझिए, दोस्ती के ताबूत में यह आखिरी कील थी। और ये जो वैचारिक भूकंप आया था ना, उससे अयातुल्ला खुमैनी के इस एक बयान से बेहतर कोई चीज़ नहीं समझा सकती। उन्होंने कहा, इज़राइल इस्लाम का दुश्मन है और छोटा शैतान है। बड़े शैतान का टाइटल तो अमेरिका को दिया गया था। और ये सिर्फ बातें नहीं थी, ये एक तरह से जंग का ऐलान था, जिसने आने वाले दशकों की दुश्मनी की नींव डाल दी। पर कहानी में एक और ट्विस्ट है, एक बड़ा ही हैरान करने वाला ट्विस्ट। देखिए, कागजों पर तो दुश्मनी का ऐलान हो चुका था, लेकिन 1980 से 88 के ईरान इराक वॉर के दौरान इज़राइल ने चुपके से ईरान को मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई किए। सवाल उठता है, क्यों? जवाब सीधा है, उस वक्त इज़राइल के लिए इराक ज्यादा बड़ा और तात्कालिक खतरा था। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे उन शुरुआती दिनों में स्ट्रैटेजिक जरूरतें कभी-कभी विचारधारा पर भारी पड़ जाती थी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पर्दे के पीछे का युद्ध। देखिए, जब आमने सामने की लड़ाई का ऑप्शन नहीं था तो इन दोनों देशों ने एक अलग ही किस्म की जंग छेड़ दी। एक ऐसी जंग जो लंबी थी, खतरनाक थी और दशकों तक पर्दे के पीछे से लड़ी गई। और इस सीक्रेट वॉर का सबसे बड़ा हथियार क्या था? प्रॉक्सी वॉरफेयर, मतलब छद्म युद्ध। इसे आप एक शतरंज की बिसात की तरह सोचिए, जहां दो बड़े खिलाड़ी सीधे एक दूसरे के राजा को नहीं मारते, बल्कि अपने प्यादों और हाथियों से काम लेते हैं। मतलब सीधे लड़ने के बजाय तीसरी पार्टियों का इस्तेमाल करो। इससे होता यह है कि आप अपना असर भी डाल लेते हैं, प्रेशर भी बना लेते हैं और बाद में साफ मुकर भी सकते हैं कि हम तो इसमें शामिल ही नहीं थे। ईरान ने इस स्ट्रैटेजी को बड़ी खूबी से इस्तेमाल किया, जिसे वो कहता है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध की धुरी। ये कुछ ऐसा था जैसे इज़राइल को चारों तरफ से अपने प्रॉक्सीज के नेटवर्क से घेर लेना। लेबनान में हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन में हमास और इस्लामिक जिहाद, यमन में हूती और इराक और सीरिया में शिया लड़ाके। मकसद बिल्कुल साफ था, इज़राइल को एक ही वक्त में कई फ्रंट्स पर उलझाए रखना और उस पर लगातार इनडायरेक्ट प्रेशर बनाए रखना। हिजबुल्लाह का बनना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कहानी शुरू होती है 1982 में, जब इज़राइल पीएलओ को बाहर निकालने के लिए लेबनान में घुसता है। अब वहां जो वैक्यूम बना उसमें ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC को एक मौका दिखा। उन्होंने वहां के लोकल शिया ग्रुप्स को इकट्ठा किया, ईरान से पैसा, ट्रेनिंग, हथियार सब कुछ मिला और हिजबुल्लाह का जन्म हुआ।
और आज देखिए, वो लेबनान में सिर्फ एक मिलिट्री ग्रुप नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर है। लेकिन ये खेल सिर्फ एक तरफ से नहीं खेला जा रहा था। इजराइल ने भी अपने तरीके से जवाब दिया, एक और शैडो वॉर के साथ। उसने सीधे ईरान के सबसे सेंसिटिव टारगेट्स पर हमला बोला, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिलिट्री एसेट्स, तोड़फोड़ और हत्याओं के जरिए। इजराइल की ये सीक्रेट स्ट्रैटेजी भी कई लेयर्स वाली थी। इसमें क्या क्या शामिल था? ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट के सनसनीखेज मर्डर, स्टक्सनेट जैसे खतरनाक कंप्यूटर वायरस से साइबर वॉर, ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स पर रहस्यमयी धमाके, सीरिया में ईरान के हथियारों के काफिलों पर सटीक एयर स्ट्राइक्स, और शायद सबसे डेयरिंग ऑपरेशन था 2018 में, जब ईरान का पूरा न्यूक्लियर आर्काइव ही चोरी कर लिया गया। और अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, सीधे टकराव की शुरुआत। दशकों तक ये पर्दे के पीछे की लड़ाई चलती रही, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस खेल के सारे अनलिखे नियम तोड़ दिए। ये वो पॉइंट था जहां से चीजें हमेशा के लिए बदल गईं। तो चलिए देखते हैं कि ये तनाव कितनी तेजी से एक खुली जंग में तब्दील हो गया। अप्रैल 2024, दमिश्क में ईरानी कॉन्सुलेट पर एक जबरदस्त इजरायली एयर स्ट्राइक, और इसने एक लाइन क्रॉस कर दी। ईरान का जवाब भी उतना ही जबरदस्त था। उसने इतिहास में पहली बार सीधे इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए। बात यही नहीं रुकी। जून 2025 में 12 दिनों तक सीधा टकराव चला, जिसमें अमेरिका भी कूद पड़ा और उसने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। और फरवरी 2026 आते आते ये एक फुल स्केल वॉर में बदल चुका था। तो मतलब साफ है, खेल के नियम पूरी तरह बदल चुके हैं। वो जमाना गया जब प्रॉक्सीज के जरिए लड़ाई होती थी, जब चुपके से तोड़फोड़ होती थी और बाद में इनकार कर दिया जाता था। अब सब कुछ आमने सामने है। अब खुलेआम हमलों की जिम्मेदारी ली जाती है। एक देश दूसरे देश पर सीधे मिसाइलें दागता है और एक दूसरे की जमीन को निशाना बनाया जा रहा है। ये जो टकराव है, इसका इतिहास काफी लंबा और हिंसक रहा है। 1985 के साउथ लेबनान कॉन्फ्लिक्ट से लेकर 2006 की लेबनान वॉर तक, फिर गाजा में जो कई लड़ाइयां हुईं और सीरिया के सिविल वॉर का असर, ये सारी घटनाएं एक के बाद एक जुड़ती गईं, एक विस्फोटक मिक्सचर बनाती गईं, जिसका नतीजा आखिर में 2025 का 12 डे वॉर था। कह सकते हैं कि हर एक लड़ाई ने अगली लड़ाई के बीज बो दिए थे। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, सुपर पावर्स का खेल। क्योंकि देखिए, ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच की नहीं है। इसमें दुनिया की बड़ी ताकतों, खासकर अमेरिका और रूस का भी एक बड़ा रोल रहा है, जिन्होंने इस पूरे खेल को अपने अपने तरीके से शक्ल दी है। यहाँ अमेरिका और रूस दोनों का रोल बिल्कुल अलग अलग है। अमेरिका वो इजराइल का सबसे पक्का साथी है, उसे एडवांस मिलिट्री हेल्प देता है, ईरान पर कड़े से कड़े सैंक्शंस लगाता है और पूरी कोशिश करता है कि ईरान कभी न्यूक्लियर हथियार ना बना पाए। दूसरी तरफ है रूस, जो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। उसने ईरान के दोस्त सीरिया को तो मिलिट्री सपोर्ट दिया, लेकिन साथ ही सीरिया में अपने ऑपरेशंस को लेकर इजराइल के साथ भी एक वर्किंग रिलेशन बना के रखा है। इससे एक बहुत ही पेचीदा सा ट्रायंगल बन गया है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, एक नई रीजनल रियलिटी, एक खुला युद्ध और उसके नतीजे। इस सीधी लड़ाई ने पूरे मिडिल ईस्ट के सामने एक ऐसी सच्चाई लाकर रख दी है जो नई भी है और जिसके बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। देखिए, इस नए मिडिल ईस्ट में पुराने समीकरण बदल रहे हैं। एक तरफ तो ईरान और सऊदी अरब के बीच एक तरह का कोल्ड वॉर छिड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ यही ईरान का खतरा है, जिसने इजराइल और सऊदी अरब जैसे देशों को, जो कभी साथ आने का सोच भी नहीं सकते थे, पर्दे के पीछे इंटेलिजेंस शेयर करने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि गाजा वॉर ने इजराइल और सऊदी के बीच रिश्ते नॉर्मल होने की बातचीत को काफी मुश्किल बना दिया है। तो कुल मिला के बात यह है कि एक सीक्रेट वॉर से ओपन कॉन्फ्लिक्ट तक का ये सफ़र बहुत ही विनाशकारी रहा है। इसने पूरे रीजन की स्टेबिलिटी को तहस-नहस कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाली ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है, और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के सामने ऐसे ऐसे नए चैलेंज खड़े हो गए हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अब जबकि पर्दे के पीछे की लड़ाई के सारे नियम टूट चुके हैं और देश सीधे एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, तो क्या एक बड़ी पूरे रीजन को अपनी चपेट में लेने वाली जंग अब तय है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। भविष्य अनिश्चित है और दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है।